स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे एक बड़े खास घटनाक्रम की। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जो नेपाल इस वक्त सुलगता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया, सेना ने अपने कब्जे में पूरे देश को ले लिया और सभी सांसदों को इस्तीफे देने के लिए कह दिया गया है। सेना प्रमुख किसी भी वक्त देश को संबोधित कर सकते हैं। घटनाक्रम केवल इस्तीफे तक नहीं है, संसद को आग लगा दी गई है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निवास, वित्त मंत्री के निवास तक के आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं और तोड़फोड़ की गई है। अगर यूं बात करें तो बांग्लादेश 2024 में और 2025 में नेपाल इसी तरह से सुलगता दिखाई दे रहा है। जैन जी, वो एज जिसमें गुस्सा इस तरह आएगा, ये अपना गुस्सा है या फिर कोई और वजह है, इसको लेके भी हम चर्चा करेंगे। और केपी शर्मा ओली जो 4 बार के प्रधानमंत्री, लेकिन इस तरह से कैसे मात खा गए। पिछले दिनों उन्होंने कुछ शी जिनपिंग, चाइना के राष्ट्रपति, उनके सामने भी भारत को लेकर के भी टिप्पणियां की थी। खैर, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि 16 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन इसी बीच ये बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। और अगर अब बात करें लिपुलेख दर्रे के साथ ही भारत ने भी मीडिया के जरिए और अपने जो भी जाने वाले हैं नेपाल, उन लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है, और जो लोग नेपाल में हैं उनके लिए भी कि बेवजह सड़कों पर ना निकलें और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। जो गाइडलाइन जारी होती है उसका पालना करें, अन्यथा किसी भी तरह की परेशानी में आ सकते हैं। कुछ नंबर भी जारी किए हैं जिन पर अपनी कुछ भी बात हो वो कर सकते हैं, यानी कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। खैर, हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल है। गौरीशंकर गुप्ता साहब पूर्व राजनयिक हैं, IAS अफसर, और हमारे साथ करोड़ी सिंह जी हैं, विदेश मामलों के जानकार। चंद्रमौली जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ, एयरफोर्स के पूर्व एयर कमोडोर हैं। तो चलिए सभी से मैं जानकारी जाऊंगा। गुप्ता साहब, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। किस तरह से देखिए, बांग्लादेश आग कुछ उसी तरह की दिखाई दे रही है, उसी तरह की आगजनी की घटना है, नेताओं को टारगेट किया गया, यहां पे भी वैसा ही कुछ उसके आसपास का दिखाई दे रहा है। तो ये गुस्सा भरा हुआ था, इतने समय से पता नहीं लग पाया सरकार को, या सरकार को एहसास तो हो गया था लेकिन लाचार थी। योगेंद्र जी नमस्कार, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार, और आपके सब दर्शकों को नमस्कार। देखिए, बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति में फर्क है। ये सच्चाई है कि दोनों ही जगह यंग जनरेशन सामने आई है, लेकिन बांग्लादेश में जो यंग जनरेशन आई थी वो बेसिकली इस्लामिस्ट और फंडामेंटलिस्ट थी, और वो शेख हसीना को हटाना चाह रही थी और फंडामेंटलिस्ट रेजिम को वापस लाने के लिए थी। यहाँ पे जो यंग जनरेशन, जैन जी जिसको बोल रहे हैं, ये काफी अरसे से बड़े परेशान थे। 2-3 चीजें। एक तो नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 1990 से चल रही है। पहले तो स्ट्रगल था मोनार्की और डेमोक्रेटिक फोर्सेज के बीच में, उस समय नेपाली कांग्रेस थी। फिर जब मोनार्की को 2001 में हटाया गया और 2008 में बिल्कुल अबोलिश कर दिया गया, उसके बाद से जो पॉलिटिकल पार्टीज आई, चाहे कम्युनिस्ट माओइस्ट आए हों, चाहे नेपाली कांग्रेस रही हो, चाहे दूसरे कम्युनिस्ट के भी 2-3 फैक्शन है वहां पर, उनमें आपस में पावर स्ट्रगल चलता रहा है। उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन 2007 में लगाया, पहले अंतरिम कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 2015 में दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसको ये कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर देंगे, और उसको सेकुलर कंट्री डिक्लेयर किया गया। उसके बाद 2017 में पहली बार नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन हुए। 2017 से लेके अब तक वहां पे करीब 11 सरकारें बन चुकी हैं, 11 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एवरेज आप देखिए 1 साल का करीब एक एवरेज टेन्योर उनका रहा है। और जो कोएलिशन बने हैं वो बड़े वीक कोएलिशंस हैं, 2-3-4 मेंबर्स की मेजोरिटी से कोएलिशन बने हैं। और आपस में अगर आप देखा जाए तो प्रचंडा, ओली और ये थापा और द्यूबा, ये चारों लोग जो हैं आपस में पावर शेयरिंग के स्ट्रगल में लगे रहे हैं, और इन्होंने जनता के बारे में कोई परवाह नहीं की। अभी बीच में जब हम चर्चा कर रहे हैं सर, जब चर्चा कर रहे हैं उसी दरमियान एक बड़ी बात सामने आई है कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने
इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने इसका खंडन किया है कि ये गलत सूचना है, उन्होंने किसी तरह का कोई इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। हालांकि कुछ देर पहले नेपाल के हवाले से ही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा था कि उन्होंने भी प्रधानमंत्री के बाद में इस्तीफा दे दिया है। जी प्लीज कंटिन्यू सर। ये एक्चुअली अच्छा है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, अदरवाइज टोटल अनार्किक सिचुएशन वहां पैदा हो सकती थी। अब वो कम से कम एक हेड ऑफ द स्टेट वहां बैठे हुए हैं, लेकिन अपन चल रहे थे कि 2017 से लेके अभी तक वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है। प्राइम मिनिस्टर 1 साल 1.5 साल 6 महीने बाद बदलते रहे हैं, और ये 3-4 लोग जो हैं वो आपस में इस पावर शेयरिंग में लगे रहे हैं। एज ए रिजल्ट जब आप पावर शेयरिंग होता है और वीक गवर्नमेंट्स होती हैं तो करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट वहां बहुत हैवी था, और जो इंडस्ट्रियल और जो जॉब्स होने चाहिए वो जॉब्स की क्रिएशन हो नहीं रही थी। तो जो यंग जनरेशन है वो बड़ी परेशान थी, और फिर ऑल ऑफ ए सडन इन्होंने ये जो सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं उनको बंद कर दिया। तो सरकार को, बच्चों को ये लगा, यंग जनरेशन को, कि सरकार जो है वो जनतंत्र पे ऊपर भी कुठाराघात कर रही है, वो सरकार को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते। और ओली जी जो है वो बड़े प्रो चाइनीज जो सोशल मीडिया चैनल्स थे उनको तो रख लिया और बाकी सबको उठा दिया। जबकि नेपालीज आप देखिए करीब 12% नेपालीज बाहर रहते हैं। इंडिया में बहुत ज्यादा नंबर है उनका, लेकिन वेस्ट में भी काफी है, वेस्ट और अमेरिका में भी। और वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं जो हिल्स में रहते हैं, उनको उनसे कांटेक्ट करने का एक सोशल मीडिया ही एक तरीका है जिससे वो कॉन्स्टेंटली कांटेक्ट में रहते हैं। तो वो एकदम से एक उसको कहते हैं ना टिपिंग पॉइंट आ गया। करप्शन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इसमें ये एक टिपिंग पॉइंट आ गया। और ये एकदम से ये जैन जी का कैंपेन शुरू हो गया पिछले 3-4 दिन में, जो तबाही वहां पर हुई है। और उसके बाद जो सरकार ने गोली चलाने के आदेश दिए, आप देखिए कि वो जो गोली चली है मोस्ट लोगों के सिर में गोली लगी है। ये भी नहीं कि उनके पैर में या कहीं हाथ में उनको थोड़ा सा डिस्करेज करने के लिए किया जाए, उनको मारने की कोशिश की गई है। तो वो करीब देखिए करीब 100-120 लोग तो घायल हैं बुरी तरह से, और 21 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हो सकता है और ज्यादा मर गए हो अभी तक। तो उसके बाद से गुस्सा और ज्यादा आग बबूला हो गया सब लोगों का। और फिर नेचुरली ये हो सकता है कोई आउटसाइड फोर्सेज भी इनके पीछे हों जो इनकी फंडिंग कर रही हो, पर मेरे को नहीं लगता कि आउटसाइड फोर्सेज इतना ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी वहां इमीडिएटली कर सकती हैं। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा जो उनको फंडिंग और पॉलिटिकल सपोर्ट या आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे होंगे। तो ये सब चीजें एकदम से आई हैं। और अभी जो हुआ है, जो वैक्यूम हो गया पावर का, आपने जो खबर दी कि प्रेसिडेंट ने अभी रेजिग्नेशन नहीं किया, ये अच्छा है क्योंकि अब नया प्रधानमंत्री को अपॉइंट कर सकेंगे। कर रहे हैं सर, इसी बीच जब हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये भी एक बड़ा, क्योंकि सीधे जो फायर की गई है, हिट फायर और सिर में मारी गई है गोलियां, क्योंकि आप देख रहे हैं तस्वीरें भी बड़ी विचलित करने वाली हैं कि ज्यादातर लोगों के अबव शोल्डर यानी कि सर गर्दन यहाँ पे गोली लगी। ये बात सही कह रहे हैं कि आंदोलनकारियों में, क्योंकि वो जनरेशन जिस तरह की है, एक बार के लिए तीतर बितर करने के बाद में उससे बातचीत के रास्ते खुले रखने चाहिए थे। जिस डीएसपी ने जो चर्चा सामने आ रही है कि फायरिंग के आदेश दिए थे, उनकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई है, यानी कि ये आंदोलन और उग्र होता दिखाई दे रहा है। सेना का पूरी तरह से कब्जा देश में है। सभी सांसदों की स्थिति के लिए कहा गया है, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो, और कैदी वहां की नेपाल की जेल तोड़ करके और निकले हैं। खैर, स्थिति जब इस तरह की बन जाती है तो बेलगाम पोजीशन हो जाती है और उसके कई अंजाम होते हैं। देश पीछे चला जाता है, हालात कुछ और होते हैं। अगर दूसरे हाथों में भी कोई खेलता है तो उसका भी एक अपना एक अलग तरह का एक, जो कहूं कि एक सिनेरियो तय हो जाता है, जो देश के लिए घातक कहा जा सकता है। लेकिन मैं करोड़ी सिंह जी का रुख करना चाहूंगा। सर, पहले बांग्लादेश और अब नेपाल सुलगता दिखाई दे रहा है। नेबर कंट्री जब इस तरह की स्थिति में चले जाते हैं, इससे पहले श्रीलंका, तो हमें क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है कुछ इसमें, या उनका इंटरनल मैटर है, हमारी उस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इंटरनल मैटर तो है योगेंद्र जी, लेकिन निश्चित रूप से भारत पे उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं
और करीब करीब ये देश भारत पे अपनी अर्थव्यवस्था को लेके निर्भर है। तो ऐसी स्थिति में भारत पे प्रभाव पड़ता है। जिस तरह के भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं, वैसे किसी भी बड़े देश के इन देशों के साथ संबंध नहीं है। इसलिए भारत को सतर्क तो रहना ही है। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, जैन जी आंदोलन कर रही है, ऐसा अगर इतिहास में हम देखें तो पिछली सदी के 60 के दशक के लास्ट डेज में बहुत से देशों में जो आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड नियो मार्क्सिस्ट थे, उन्होंने सत्ता बदली थी। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं और बहुत से देशों में बदली थी। कुछ हिंसा भी हुई थी। देखिए, इस तरह से बदलती है सत्ता तो हिंसा होती है, वो स्वाभाविक है। लेकिन इस समय जैन जी है वो आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड नहीं है और वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट भी नहीं है, चाहे चाहे बांग्लादेश हो, क्योंकि अगर फंडामेंटलिस्ट होती तो वो जमाते के साथ होती, वो अलग पार्टी नहीं बनाते। ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। काठमांडू में भी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के हैं, वहां ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वहां से शुरू हुआ है सब। तो ये कहते हैं ना कि वो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट हैं या आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड है, ऑनेस्ट डिसएग्रीमेंट है मेरा गुप्ता जी से। तो आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है, प्रेगमेटिक है, प्रैक्टिकल है, वेल कनेक्टेड है, टेक्नोलॉजिकली एम्पावर्ड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से सब कुछ है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पूरा जनरेट करना किसी भी देश की सरकार के बस में है, ये भी वो समझते हैं। बहुत समझदार है। ऐसा नहीं है कि हम ये मान लें कि वो तो बिल्कुल कुछ समझते ही नहीं है, अज्ञानी है, अनुभवहीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो ये जानते हैं कि हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। और वो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो केवल नेपोटिज्म का तो उन्होंने एक हैशटैग चला ही रखा है, लेकिन उनको शायद अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिला होगा। तो नेपोटिज्म से आगे है ये पैट्रिमोनियलिज्म है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने, ऐसा नहीं है कि लीडर्स ने अपने भाई भतीजे को ही सपोर्ट किया है, पार्टीज के जो वर्कर थे उनको भी आउट वो ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। तो इनमें सब में मैं एक बात जानना चाहूंगा सर आपसे, एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि एक आ रहा है अभी कि झालनाथ वहां के पूर्व प्रधानमंत्री है, उनकी पत्नी की भी पीट पीट करके हत्या कर दी गई है। देखिए, जैन जी उसका एक अपना है, उसकी सोच है, लेकिन कई जगह इस तरह की चीजें सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए, और भी कई देशों में इस तरह की स्थिति में, लेकिन एक लिमिट को क्रॉस नहीं करते हैं। ये इतना उग्र हिंसक प्रदर्शन होगा शायद किसी को अंदाजा नहीं था। और अब जिस तरह की पोजीशन में चले गए हैं कि लीडर्स से और उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, वही ढाका की तरह मुझे वहां हालात दिखाई दे रहे हैं। तो जब ढाका की रिपोर्ट सामने आ रही थी तो उसमें भी था कि विदेशी दखल और कई चीजें सामने आई। तो यहाँ लगता है आपको कि पहले से आक्रोश हो सकता है, लेकिन इसको किसी ने आग में घी डालने का काम किया है और अवसर को भुनाने की कोशिश की है। तो विदेशी ताकतों का भी कुछ रोल हो सकता है इसमें। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से विदेशी जी, क्योंकि जिन एप्स को बैन किया है वो प्राइमरीली अमेरिकन कॉरपोरेशंस हैं जी। और अमेरिका के साथ नेपाल के पहले भी एमसीसी की ग्रांट को लेके काफी लंबे डिफरेंसेस चले थे। मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन है अमेरिका का, जो इस सदी के शुरू में बना था, तो उसको लेके काफी विवाद चला था। वो एक्सेप्ट नहीं किया था नेपाल ने, तो अमेरिका से विवाद तो चल रहा था। लेकिन ये जो डिस्कंटेंट्स थी, ग्रीवेंसेस थी, एस्पिरेशंस थी, वो सब एक्यूमुलेट हुई पड़ी थी। और जो ही इन पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगाया तो वो आग में चिंगारी का काम हो गया। ऑलरेडी स्थिति थी। अब देखिए, मुझे लगता है अब आगे क्या हो सकता है कि बालेन शाह जो मेयर थे सबसे पहले इनके समर्थन में आए। अब उनका नाम चल रहा है कि अंतरिम गवर्नमेंट उनकी लीडरशिप में बनाई जाए, जैसे मोहम्मद यूनुस को लीडरशिप में वहां बनी थी। तो मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं मिलिट्री भी ये चाहेगी कि कहीं अंतरिम गवर्नमेंट बने। मिलिट्री कंट्रोल नहीं करेगी नेपाल की सिचुएशन को, नेपाल की आर्मी का उतना पॉलिटिसाइजेशन नहीं है। तो मुझे लगता है बालेन शाह के नेतृत्व में राष्ट्रपति या मिलिट्री वाले कोई अंतरिम सरकार बनाए आगे के चुनाव तक। जी, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास में, मैं वापस लौटता हूं आपके पास में। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा चंद्रमौली जी का। सर, सुरक्षा की दृष्टि से हमें कितना सावधान रहने की जरूरत है? जी, इसके कंटिन्यू करता हूं कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जो आप बता रहे हो, वो श्रीलंका को इस टाइम हम अलग कर देते, वो एक दूसरी तरह का आंदोलन था।
पर बांग्लादेश का स्टूडेंट आंदोलन एंड नेपाल का स्टूडेंट आंदोलन, इसको हम एक सा मानते हैं, ठीक है ना। हुआ क्या कि बांग्लादेश के भी स्टूडेंट्स, जैसे 75,000 स्टूडेंट वहां पे थे, उससे ज्यादा थे, मतलब 3 लाख स्टूडेंट चाइना में थे। वो जब आए थे तब आंदोलन शुरू हुआ था बांग्लादेश के अंदर, जो हमने सुना है। सिमिलरली नेपाल के अंदर एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज एजुकेशन की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो ज्यादातर स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं, भारत में पढ़ते हैं या भारत में एम्प्लॉयमेंट करते हैं, चाइना भी चले गए होंगे और भी कहीं रहते हैं। तो वो जो स्टूडेंट बाहर होते हैं, वो नेपाल में लाना और आंदोलन करना, तो आप देखोगे इसके अंदर जिस तरह से बांग्लादेश में बाहर से आए हुए ने आंदोलन किया था, इनमें भी आपको पता लगेगा कि बाहर से आकर के आंदोलन किया है। और जिस तरह से किरोड़ी जी ने बताया है कि जो अमेरिकन एप्स को बैन किया हुआ, टिकटॉक को बैन नहीं किया हुआ, तो कहने के लिए तो कह सकते हैं कि टिकटॉक ने उनसे परमिशन ले ली थी गवर्नमेंट से, लेकिन अमेरिकन एप्स ने परमिशन नहीं ली थी, ठीक है ना। सभी, मतलब फेसबुक से लेकर के ट्विटर से लेकर सारे अमेरिकन एप्स ने परमिशन नहीं ली उन्होंने, इसलिए उन्होंने बाध्य किया कि हम तुमको रोकेंगे। तो गलती उन एप्स की भी है, लेकिन परमिशन के लिए हो सकता है उन्होंने टेकअप किया और उन्होंने परमिशन नहीं दी हो, तो ये झुकाव चाइना की तरफ ज्यादा लग रहा है नेपाल का। अब उनको जब ऐप को बैन किया हुआ है, और अमेरिका वैसे जैसे बता रहे थे हमारे को स्पीकर की, अमेरिका वैसे खफा है इनसे, काफी उन्होंने तड़ातड़ी कर रखी है और चाइना में ज्यादा झुकाव है, इसलिए अमेरिका का डीप स्टेट का हाथ इसमें हो सकता है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया हुआ, तो पैसा भी चाहिए, परमिशन भी चाहिए, और लोगों को ये भी मतलब मैसेज भी पहुंचना चाहिए। तो एक हाई लेवल इसके अंदर छुपा हुआ कोई इसमें गेम प्लान है जिसको किया हुआ है। अब जहां तक रक्षा की बात है, सुरक्षा की बात या देश की रक्षा की बात है, नेपाल में ज्यादातर आर्मी अफसर और जवान अपने भारत में ट्रेन होते हैं। तो हमारे साथ में सब ट्रेनिंग हुई थी, तो नेपाल के स्टूडेंट होते थे, अफसर से होते थे, तो बिल्कुल हमारे हिंदुस्तानियों की तरह रहते थे, बात वही करते, खाना भी खाते, तो उनसे कोई मतभेद या भेदभाव नहीं होता था हमारा। इसी तरह से जवान, गोरखा रेजिमेंट हमारे पास में है, कई गोरखे हमारे पास में रहते हैं, तो वो लॉयल है भारत के। अब वो जब नेपाल में जाकर के और जब वहां नौकरी जब ढूंढते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद में, और जो गोरखा यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, वो तो लॉयल रहेंगे। तो हमको मिलिट्री से कोई खतरा इस वक्त दिखता नहीं है। जैसे किरण सिंह ने बताया भी कि पॉलिटिसाइज नहीं है उनकी मिलिट्री, तो उनकी मिलिट्री उतनी ही देर तक संभालेगी अपनी इसको टर्बुलेंस को, जब तक कोई और इंटरिम गवर्नमेंट नहीं बन जाए। तो हमको मिलिटरली उनसे खतरा इस तरह से नहीं है। अगर खतरा है तो ये स्टूडेंट का जो माहौल पैदा किया हुआ है, हमारे स्टूडेंट को ये दिमाग में ये घुसाएंगे कि हमको भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर इस तरह की ताकतें बहुत ज्यादा चल रही है, ये कर दो, वो तोड़ दो, हम देख लेंगे, हम अगर उसमें आ गए तो हम तुम्हारे को जेल भेज देंगे, मार देंगे, हम दिखा देंगे। इस तरह की जो चीज हो रही है स्टूडेंट के दिमाग में ज्यादा जल्दी बैठती है, इसलिए हमको थोड़ा सा सतर्क उस तरह से रहना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं गुप्ता साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, हमें भी किसी तरह से कुछ अवेयर रहने की आवश्यकता है? योगेंद्र जी, हमें बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा। इसके कई, देखिए, सबसे पहले तो हमारा बहुत लंबा बॉर्डर है, और बॉर्डर बड़ा पोरस है, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आप जानते हैं पूरा का पूरा तराई का जो इलाका है वो इंडिया से बॉर्डरिंग करता है। तो डेफिनेटली कुछ लोग वहां से निकल के इंडिया में आने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि ये जो अनार्किक सिचुएशन है, इसका इम्पैक्ट, अभी बिहार में इलेक्शन है, और बिहार का काफी लंबा बॉर्डर है नेपाल के साथ। वहां पर हमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि इस तरह की अनार्किक सिचुएशन बिहार के इलेक्शन में नहीं हो जाए, तो उसका सावधानी रखना पड़ेगा। और तीसरा ये है कि ये जो पावर स्ट्रगल चल रहा है, अगर वहां की सरकारें वीक रहती गई और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, तो वो और भी समस्या का कारण बन सकता है। तो चाइनीज इन्फ्लुएंस को हमें वॉच करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि भारत सरकार को उनको हर संभव मदद देनी चाहिए रिकंस्ट्रक्शन में। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी गुडविल क्रिएट करने की। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने नहीं कहा कि कोई आइडियोलॉजिकल इनका परसुएशन है बच्चों का। ये एक्चुअली आइडियोलॉजिकल बिल्कुल नहीं थे, ये तो आइडियोलॉजिकल तो बांग्लादेश में थे, जो ड्रिवन थे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से। यहाँ पे तो इनकी मेन प्रॉब्लम 4 हैं। एक तो है करप्शन पूरे सिस्टम में,
दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा नेपोटिज्म, और चौथा वीक एंड वीक गवर्नमेंट्स which are unstable and changing after one another, so lack of development as a result of that. So ये इनके मेन issues रहे हैं, और टिपिंग पॉइंट ये आया है कि ये इन्होंने जो लगा दिया बैन 26 एप्लीकेशंस पे। इसका मेन कारण ये है कि ये विदेशों में इनके बहुत लोग रहते हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, ये सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर पाए, तो लोगों का परसेप्शन ये था कि सरकार जो है उनका जो बोलने का अधिकार है उसको भी छीन रही है। तो ये मेन रीजन रहा होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि डीप स्टेट ने कुछ मदद की हो। मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि बांग्लादेश में तो ये क्लियर था, क्योंकि उन्होंने जो अंतरिम प्रधानमंत्री लाके बिठा दिया है, वो बिल्कुल अमेरिका के एक पीछे लगा हुआ, उनके बड़ा क्लोज कांटेक्ट में था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, और ऐसा होने की मेरे को संभावना भी नजर नहीं आ रही है कि किसी विदेशी सरकार का बहुत प्रेमी आदमी आके प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा मेरे को नहीं लग रहा। तो हो सकता है ये स्पॉन्टेनियस हो, लेकिन इसमें कुछ बैकडोर फंडिंग हुई हो, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में नेचुरली चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को अमेरिका भी टॉलरेट नहीं करेगा, तो उसमें हो सकता है कुछ एंगल रहा हो CIA का और उनकी एजेंसीज का, बट मेरे को नहीं लगता कि लार्ज स्केल ऐसा कोई फंडिंग उनकी तरफ से हुआ होगा, और ऐसा कोई आइडियोलॉजिकल परसुएशन बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, वीक गवर्नमेंट, इनस्टेबिलिटी, यही रहा है जो इनको दिया है। मेरे जो कलीग्स वहाँ सर्व कर चुके हैं एज एम्बेसडर एंड इन अदर कैपेसिटीज, उनसे मेरी बात हो रही थी आज, तो उनका असेसमेंट यही है कि ये फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा कारण वहां पर बना है, उसी की वजह से करप्शन हुआ है, गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है, और जनता बड़ी दुखी है। तो आई थिंक दीज आर द मेन रीजंस, and the tipping point was this ban of these all these social media channels. So सर हम ये मान सकते हैं सर ये मान सकते हैं कि चीजें तो खुद के उनके अपने नेपाल के सिस्टम ने पैदा किए है एक आक्रोश, लेकिन उस आक्रोश के अवसर को शायद किसी ने बुनाया हो। हाँ, नहीं, नेचुरली देखिए, अगर कोई बुनाता तो अब तक सामने आ जाता, कोई लीडर सामने आया नहीं अभी जैन जी का। तो ये एक स्टूडेंट लेड मूवमेंट है, यूनिवर्सिटीज में, बीरगंज में भी हुआ है, ये काठमांडू में भी हुआ है, सभी जगह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब 17 से लेके 30 की उम्र के बच्चे हैं मोस्टली। तो बेसिकली स्टूडेंट लेड मूवमेंट है ये, और स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे। जब वो देखते हैं कि पूरे देश, पूरे संसार में डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन आता है बच्चों में। तो उसको एक्सप्लॉइट डेफिनेटली कुछ आउटसाइड फोर्सेज ने किया होगा, बट प्राइमरीली आई थिंक इट्स एन इंटरनल सिचुएशन। और मैं ये कहूंगा कि अब अनार्किक सिचुएशन को खत्म होना चाहिए, वहां शांति आनी चाहिए, और एक अंतरिम प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट होना चाहिए, जिससे कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर बने। जैसे सभी वक्ताओं ने कहा कि वहाँ की आर्मी नॉन पॉलिटिकल है, मैं मानता हूँ उसको, लेकिन आर्मी को लॉ एंड ऑर्डर में तो रोल अदा ही करना पड़ेगा अभी तक, जब तक कि नई सरकार पूरी तरह से एस्टैब्लिश नहीं हो जाती है। जी बिल्कुल, मैं करोड़ सिंह जी का रुख करना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है हमारे पास में। सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा, अब क्या लगता है लेकिन कि ये आंदोलन चल सकता है अभी लंबा? और क्योंकि जिस तरह की हिंसक, क्योंकि प्रदर्शन अलग बात थी, प्रदर्शन के दरमियान जब लगता है कि भीड़ उग्र हो गए तो फायरिंग भी होती है, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि सोमवार की घटना का मंगलवार को इतना असर होगा। देखिए योगेंद्र जी, मैं गुप्ता जी की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कारण पूर्णतः आंतरिक हैं। जो जैन जी है उसकी ग्रीवेंसेज है, उनकी एस्पिरेशंस हैं, और सरकार फुलफिल नहीं कर पाई। और वहां की लीडरशिप थी, देखिए सक्सेसफुल लीडर वो होता है कि एंटिसिपेट कर ले कि आगे क्या होने वाला है, तो वो बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर पाई वहां की लीडर। और देखिए सबसे बड़ा एक
लंबे समय का हजारों सालों के इतिहास में एक चीज हमें सामने आती है कि जो भी शासक होता है, शासक में हमेशा सेल्फ राइटियसनेस की भाव होता है कि मैं सही हूं, और जब तक वो हटता नहीं है वो भाव उसका जाता नहीं है। तो यहाँ भी लीडरशिप का ऐसा भाव था कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और इस चीज को एंटिसिपेट नहीं कर पाए, ये लीडरशिप फेलियर है। मैं जैन जी से ज्यादा भी लीडरशिप को ब्लेम करूंगा। अब आगे 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 क्या हो सकता है? देखिए, भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है, भारत के साथ संधि भी है नेपाल की दोस्ती की, और भारत के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक सब अच्छे संबंध है, भारत का एक जेन्युइन सरोकार है। लेकिन भारत बहुत ही कॉन्शियसली आगे देख रहा है, भारत की सद्भावना है, लेकिन भारत किसी भी रूप में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत थोड़ा सा भी हस्तक्षेप करेगा, एक सद्भावना के साथ भी मदद भी करेगा, तो वहां एक दूसरा एलिमेंट होगा, वो कहेगा भारत इंटरफेरेंस कर रहा है, भारत की वजह से हुआ है, और दुनिया आराम से भरोसा कर लेगी। तो भारत यो तो नहीं करेगा, और दूसरी तरफ अगर भारत नहीं करता है तो भी भारत के लिए संकट है। ये कहेंगे कि देखिए इतना पड़ोसी का एक ऐसे नाजुक मोड़ पे ऐसा, सर ये कहा जा सकता है कि ऐसा नाजुक मोड़ है जिसमें हमें बहुत ही सोच समझ करके, क्योंकि बड़ी एक कठिन परिस्थिति है नेपाल के सामने, हमारा नेबर कंट्री है, तो हमें सोच समझ करके और बड़ा उसके साथ वेट एंड वॉच वाली स्थिति पर फोकस करना चाहिए। तमाम चीजें जो हैं वहां पे उन पे वॉच भी किया जा रहा है, क्या परिस्थिति बनती है, तमाम अपडेट सब आपको दिखाएंगे। समय कम है, मैं एक बार चंद्रमौली जी का रुख करना चाहूंगा। तो सर अब क्या हमें सुरक्षा की दृष्टि से, जैसे आपने बताया भी, गुप्ता साहब ने भी बताया कि बिहार के चुनाव भी है, हमारा नेबर कंट्री है, आना जाना है, कई जगह इस तरह के बॉर्डर पे वो भी नहीं है कि कहीं किसी तरह की वीजा की जरूरत हो, आते जाते हैं। तो यहाँ कुछ हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासकर रिश्तों में किसी तरह की कोई बात ना आए। देखिए, ये जो मुद्दा है स्टूडेंट्स का, लकीली इसमें न तो जातिवाद है, न हिंदू मुस्लिम है, न हिंदुस्तान के हिंदू और नेपाल के हिंदू, इस तरह का कोई मुद्दा है। ये मुद्दा हमारे खिलाफ नहीं है। जो डिस्कशन में सामने आया है, जो आपने बताया, इस सबसे पता लगता है ये मुद्दा आंतरिक है, स्टूडेंट की जॉब, स्टूडेंट की उनके लिए, और फाइनली ये एप्स को बैन करना है, जिसमें हिंदुस्तान का कहीं भी इसमें हाथ नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स को अपनी तरफ बुरी नजर देखना अभी तो इसमें मुनासिब नहीं है। जैसा बता रहे हो कि अगर वो हस्तक्षेप करता भारत, तो हो सकता उस टाइम पे वो हो जाता। लेकिन एक बात जरूर है कि एक बार स्टूडेंट का खौफ बढ़ गया, एक बार स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ गया कि हमने आग लगा दी, हमने मंत्री को मार दिया, कर दिया, अब जो भी गवर्नमेंट आएगी उनको अगले कई साल तक बिल्कुल स्टेबल सरकार चलानी पड़ेगी। नहीं तो बांग्लादेश में भी आए दिन कर देते हैं, हर कभी हिंदू को मार देते हैं, हर कभी किसी को धमकी दे देते हैं। तो अभी भी स्टूडेंट कर रहे हैं। एक बार स्टूडेंट जो बढ़ गए हैं, इनको कमजोर करने के लिए अगले साल 2 साल कम से कम स्टेबल गवर्नमेंट इन स्टूडेंट के लिए कोई काम करना पड़ेगा, ताकि इनमें थोड़ा सा ये भरोसा जीतने की बात होगी। बात सही कह रहे हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार भी बनती है तो एक भरोसा जीतने वाली बात होगी। जिन टॉपिक्स को लेकर के, जिन एजेंडे को लेकर, फिलहाल क्योंकि बाहरी ताकतें कुछ हो सकते हैं उनको उकसाने के लिए, लेकिन जो एजेंडा सामने आ रहा है वो सीधा सीधा है कि नेताओं के बच्चे वो एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को अपनी मस्ती से जी रहे हैं। एक बच्चा पढ़ाई करके भी बेरोजगार की तरह घूम रहा है। अस्थिरता राजनीति की और विदेशी दखल को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी चीजें, चाहे वो एप्स को बैन करने की बात हो, कुछ हो, तो ये अभी तक जो चीजें निकल करके आ रही हैं जैन जी के गुस्से की, तो आप सही कह रहे हैं कि स्थायी सरकार और भरोसा देने वाली सरकार होगी, जो एक बड़ी चुनौती नेपाल के आने वाले दिनों के लिए होगी। फिलहाल एक इंटरिम गवर्नमेंट बना करके शायद हो सकता है कि चुनाव तक उसका संचालन करने के लिए रखा जाए। खैर, लेकिन जैसे जैसे जो अपडेट्स आएंगे उसको लेकर के हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारे पैनलिस्ट की जो प्रारंभिक स्टेज है उस पर यही राय थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।